नमस्ते बच्चों। हम ये वर्नर्स थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हम समझ चुके थे कि सिस और ट्रांस भले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सिस और ट्रांस होने की वजह से अलग अलग कलर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद भी शो होता है, यानी उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। फिर हमारा ये वाला भी चल रहा था टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हम देख चुके थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, जैसा कि हमने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया वाले फार्मूला के अंदर देखा था। कुछ और एग्जांपल जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 बोला जाता है इसको। इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयरन का होता है और पोटेशियम है वो काउंटर आयन के फॉर्म में है। ये ध्यान में रखना। जो कोई स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो काउंटर आयन होगी। फिर देखिए दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी जैसे अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, तो पोटेशियम आयंस बनेंगे। 4 पोटेशियम आयन होंगे, ऑब्वियसली उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज दिख रही है इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये K4FeCN6 इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो इसके अंदर ये फेरोसाइनाइड आयन बनेगा। ध्यान देना, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 4 नेगेटिव आयन 4 नेगेटिव चार्ज है। तो 4 पॉजिटिव कहाँ गया, वो ये 4 पोटेशियम के आयन डिसोल्व होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है और ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिफरेंट होंगे। When two salts in stoichiometric ratio are crystallized together from their saturated solution, they are called double salt. For example, ferrous ammonium sulfate और more salt। फॉर्मूला इसका क्या होता है FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2। ध्यान देना ये 2 सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में है। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। तो इसको हम डबल सोल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आयरन का भी सल्फेट है और अमोनियम का भी सल्फेट है, तो ये डबल सोल्ट एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो डिफरेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, तो जो वाटर में डिसोल्व करने पर फर्दर आयनाइज नहीं होता है, यानी इसमें ऐसा नहीं होगा कि डिसोल्व किया और इसमें साइनाइड आयन भी बन गए और फेरस या फेरिक आयन भी बन गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर जब आप डिसोल्व करते हो फेरस आयन भी बनेगा, सल्फेट आयन भी बनेगा, अमोनियम आयन भी बनेगा और इसकी वजह से भी सल्फेट आयन बनेगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं डिसोल्व होंगे, वाटर के साथ ही मिक्स हो जाएंगे। अब हम देखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitutes the central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules। जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट वाली होगी जिस पर 4 नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। फिर सेंट्रल एटम और आयन, जैसा कि आपने पहले एग्जांपल में देखा था कोबाल्ट को, और ये वाला एग्जांपल इसमें आयरन को आप देख रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना कि पोटेशियम सेंट्रल मेटल एटम या आयन नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं लिगेंड्स। अ मॉलिक्यूल आयन और ग्रुप that is bonded to metal atom or ion in a complex or coordination compound by a coordinate bond is called ligand। ये coordinate bond के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और it may be neutral, positively or negatively charged। Examples H2 Cn negative cyanide, NO positive नाइट्रोसोनियम आयन। जैसा कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाले केस में आप देख रहे हो उसमें जो साइनाइड आयन है वो लिगेंड का काम करेगा। और इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कोबाल्ट वाला केस, कोबाल्ट क्लोराइड वाला केस, अमोनिया वाला केस। जिस इसमें आप देख रहे हैं जो ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये लिगेंड हैं। और सेकंड वाले केस में देखिए इसमें अमोनिया के मॉलिक्यूल और क्लोराइड ये दोनों लिगेंड हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस हैं क्लोराइड वाले वो काउंटर आयन हैं, ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड कौन से होंगे, लिगेंड एक तो ये है एनायन है और ये न्यूट्रल स्पीशीज है।
फिर हम देखते हैं डोनर एटम कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, वो डोनर एटम होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल या स्पीशीज हैं लिगैंड के अंदर, कौन सा एटम, कोई एक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। हालांकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि वो उसकी चिलेटिंग नेचर किस तरह की है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारा नया हेडिंग है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, पहले हम इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। इसके अंदर जो आयरन है वो अपने चारों तरफ 6 साइनाइड आयन से घिरा हुआ है। मतलब ये हुआ कि इसमें 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो डायरेक्टली जितने एटम के साथ में बॉन्डेड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हम क्या बोलेंगे इस केस में, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ देखिए 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर 4n2 6, 4n2 6। फिर नेक्स्ट आप देखिए काउंटर आयन। अब आपको पहले बता दिया गया है कि जैसे ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसके अंदर जो पोटेशियम है वो काउंटर आयन का काम कर रहे हैं। और इससे पहले वाले केस में आपने देखा था क्लोराइड, वो काउंटर आयन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 क्लोराइड आयन काउंटर आयन है, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन काउंटर हैं और इन दोनों में एक एक क्लोराइड काउंटर है। अंदर वाले लिगेंड होंगे, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आप देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपने यहाँ पढ़ा था, इसमें और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में स्पेटियल अरेंजमेंट की भी बात करते हैं, यानी स्पेस के अंदर सेंट्रल एटम के साथ में जो लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह का है। डिपेंड करता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है। अब देखिए सबसे ऊपर, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉमन है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें PtCl4 2 नेगेटिव है या NiCO4 है, ये टेट्राहेड्रल वाले हैं। जबकि ये वाला ऑक्टाहेड्रल का है जिसके अंदर NH3 के 6 मॉलिक्यूल कॉपर के साथ में अटैच्ड हैं। अब हम देखते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अब जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन उसके ऊपर चार्ज कितना है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा काउंटर आयन के साथ में बैलेंस बना करके। या फिर आप इसका कैलकुलेशन यूँ भी कर सकते हैं कि जो वो स्पीशीज़ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसमें लिगेंड हैं या जो भी स्पीशीज़ हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, उनके ऊपर जितना भी चार्ज है उन सबका एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि काउंटर आयन को भी अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। और डिटेल हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ लिगेंडिंग और लिंकिंग एटम्स प्रेजेंट इन लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। कितने एटम अटैच हैं उस लिगेंड के, ये उसकी डेंटिसिटी होगी। देखिए अगर एक एटम है तो वो यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड होगा, लेकिन एक ही लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम है और दोनों डोनर एटम एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं या यूं कह दो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो डाइडेंटेड होगा। अगर 3 हैं तो वो टरडेंटेड होगा, अगर 4 है या 5 है तो वो पॉलीडेंटेड कहा जाएगा। आगे आप एग्जांपल देखिए, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, द लिगेंड whose only one donor atom is bonded to metal atom are called unidentate. For example, H2O, NH3, CO and CN. Didentate जिसमें 2 एटम्स होंगे, the ligand which contain 2 donor atoms or ions through which they are bonded to the metal ion. एग्जाम्पल देखिए, इथाइलिन डाइएमीन, ये इसका फॉर्मूला है जिसमें इथाइलिन जो CH2 होता है उसके साथ में 2 एमाइन अटैच्ड हैं।
बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।